करीब 4 महीने 10 दिन के बाद एक महिला अपने घर वापस लौट कर आती है। दरअसल कुछ देर पहले ही उसके मुंह पर एक पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही उसकी आंखों पर भी पट्टी पट्टी बंधी हुई थी ताकि वो चीख ना सके, वो देख ना सके। घर पहुंचती है, पूरी अपबीती बताती है। उसके बाद परिवार वालों के साथ सीधा पहुंच जाती है थाने में और थाने में जाकर कहती है कि साहब, मेरे साथ 4-5 लोगों ने 4 महीने और 10 दिन तक लगातार गैंग रेप किया है। पुलिस वालों ने उसकी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद कहा कि तुम अपने घर जाओ, आराम करो। जैसे ही महिला से ये बात कही जाती है, महिला रो रो कर फिर से कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद उस महिला ने वकील का सहारा लिया। वकील हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट से ये आदेश करते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाए और दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद इसकी सुनवाई चल रही थी। 20 फरवरी 2025 को इस मामले में जो मुख्य गवाह होता है उसकी गवाही होनी थी, लेकिन 4 दिन पहले ही यानी कि 16 फरवरी 2025 को उस मुख्य गवाह की यानी कि उस महिला के पति जो होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जब उसकी हत्या की जाती है, न केवल उसके शरीर को जलाया जाता है बल्कि शरीर का सिर्फ एक टांग बचती है, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा जलकर राख हो जाता है। जब ये बात लोगों को पता चलती है, मीडिया को पता चलती है, मीडिया वाले घर पहुंचते हैं। इस महिला से एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हो? महिला ने कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है। मेरा पति इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसकी हत्या करवा देते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इससे कम में बात बनेगी नहीं। जैसे ही मीडिया वालों ने यह खबर सुनी, अखबार में खबर छप जाती है और लोगों की उस महिला के प्रति सिंपैथी बन जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जब जांच पड़ताल के बाद खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल वो हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ राज और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी और बात कर रहा हूँ 17 फरवरी 2025 की। सुबह की बात है। कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुँचता है कि उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना बिछुआ के एक खेत में पंप सेट के पास एक जो बरहा है यानी कि खेत की सिंचाई करने के लिए नाली जो होती है, उस नाली में एक शव पड़ा हुआ है। शव का सिर्फ एक हिस्सा था, टांग बची हुई थी, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा शरीर जल चुका था। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है, पुलिस ने जाकर उस जो भी बचा कुचा हड्डियां, जो भी शरीर का थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था, उसको कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल लड़के का नाम होता है जो मरने वाला होता है, उसका नाम साजिद होता है और उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। दिल्ली में रहकर वो मजदूरी कर रहा था और लगभग 1.5 महीने पहले ही वो अपने घर वापस आया था। 1.5 महीने से ही घर पर रह रहा था। जब उसकी हत्या की बात सामने आती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ तक ये सूचना पहुँचती है वहाँ वहाँ भी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जब ये पूछा जाता है, परिवार वालों से बातचीत की जाती है, तो एक कहानी सामने निकल कर आती है। दरअसल कहानी ये थी कि साल 2022 की बात है। 19 मार्च की वो तारीख है और होली का पर्व चल रहा था। एक थाना लगता है भोगांव और भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है परतापुर। परतापुर का प्रधान होता है भोला यादव। दरअसल भोला यादव के बच्चों ने जिद की कि होली का पर्व है और बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो क्यों ना बिरयानी बनवाई जाए। दरअसल इस घर में एक मुस्लिम महिला है जो खाना बनाने के लिए आया करती है। तो भोला यादव की माँ ने कहा कि ठीक है, उसको बुला कर ले आओ, वो आएगी और खाना बनाकर चली जाएगी। जैसे ही खाना बनाने के लिए उस महिला को बुलाने के लिए जाते हैं तो उस महिला की थोड़ी तबीयत खराब थी। उस पर उसकी बेटी होती है घर पर। जब घर पर बेटी थी तो उसने कहा माँ तो घर पर है नहीं, इसीलिए आप जा सकते हैं। लेकिन जब लड़के ने जिद की, वो रिक्वेस्ट करने लगा कि माँ नहीं है तो आप चलो। जब बार बार एक ही बात कह रहा था तो आखिरकार लड़की जो है तैयार हो जाती है, मान जाती है। लड़की कहती है ठीक है, मैं पहुँचती हूँ और ये सामान है बिरयानी का, तुम इसका इंतजाम करो। उस लड़की ने जो सामान लिखवाया था, सामान आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी आ जाती है और घर पर जाकर बिरयानी बनाने लगती है। बिरयानी बनाकर उन लोगों को खिला देती है और इसी बीच में किसी ने उससे कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो। जब घर के लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो उस लड़की को भी जो है कोल्ड ड्रिंक दे दी जाती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके बाद उसकी हालत जो है बेसुध हो जाती है, उसे होश नहीं रहता, यानी कि वो होश में नहीं होती है। और उसके साथ वो यहाँ पर बदतमीजी होती है, अश्लीलता होती है, छेड़छाड़ होती है। वो विरोध भी कर रही थी लेकिन विरोध करने की स्थिति में थी ही नहीं, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती।
और जब शाम होती है तो उसको उसके घर पहुंचा दिया जाता है। जब घर जाती है तो उसका भाई उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान था। कभी भी इससे पहले उसकी हालत ऐसी तो थी नहीं। उसके भाई ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी थी, कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई थी जिसकी वजह से मुझे नशा हो गया। और जब मुझसे इस तरह से बदतमीजी की गई, जब उस लड़की के भाई ने जाकर प्रधान के घर पर इस बात का विरोध किया, तो प्रधान के घर में जो मौजूद लोग थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। तुम्हारी उन्होंने कहा जो है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात बोलने की। और लड़का पीट पिटा कर घर वापस चला आता है। यानी कि बात थी 19 मार्च 2022 की। अब 20 मार्च 2022 आता है। वो लड़की थाने जाती है और थाने जाने के बाद प्रधान के खिलाफ ये मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रधान ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की। और इस महिला जो इससे पहले कि वो घर वापस पहुंचती तो पता चलता है कि उसका रास्ते में ही किसी ने अपहरण कर लिया। और अपहरण करने के बाद वो अचानक से घर से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। घर पहुंचती नहीं है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब घर वाले लगातार थाने जाते हैं, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एसएसपी के दफ्तर पर जाकर हंगामा शुरू कर देते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। आखिरकार जब पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, तब जाकर 4 महीने और 10 दिन का समय जब बीत जाता है, तो उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी, ताकि वो ना बोल सके, ना देख सके। गांव के ही सामने पर उस लड़की को ले जाकर छोड़ दिया जाता है। और जब लड़की की अपनी आंखें खुलती हैं, मुंह खुलता है, तब जाकर परिवार वालों को कहानी सुनाती है। लेकिन 4 महीने 10 दिन जब लौट कर वापस आती है, तो निकटतम थाने में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई जाती है। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इसके बाद वो कोर्ट की तरफ रुख करती है। और कोर्ट की तरफ जब रुख करने के बाद उसके मामले में अब कुछ इस तरह से कहानी बन जाती है। आखिरकार पुलिस को ये कहानी याद आती है, तो पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी आरोपी होते हैं, यानी कि प्रधान, उसके बेटे और जो भी आरोपी थे, जिन जिन के नाम लिखे गए थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी जाती हैं। और 3 टीमों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके इन आरोपियों को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजो। अब ऐसी स्थिति में इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जो इंस्पेक्टर अविनाश त्यागी होते हैं, साथ ही सर्विलांस सेल प्रभारी अजय सिंह होते हैं, सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह होते हैं। और ये सब टीम का हिस्सा होते हैं। ये अपने हिसाब से जांच पड़ताल जो है मामले की करने लगते हैं। एक तरफ जो है उस जले हुए व्यक्ति का, जिसका नाम साजिद होता है, साजिद खान की सिर्फ एक टांग मिलती है, बाकी हिस्सा जल जाता है। उसका डीएनए सैंपल लेते हैं और जांच पड़ताल के लिए भेजते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि क्या ये वाकई ये लाश जो है सचमुच साजिद की है या किसी और की तो नहीं है। साथ ही अब इस साजिद की जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, यानी कि सीटीआर निकलवाई जाती है, और सीटीआर के साथ साथ इसकी जो पत्नी होती है उसके भी मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाया जाता है, सीटीआर निकलवाई जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार किसी से बातचीत हुई थी या फिर यहाँ से घर से खेत में ये कैसे पहुंचा, नाली तक कैसे पहुंचा, जो ये ट्यूबवेल है, पंप है, यहाँ तक ये कैसे पहुंचा। जब मोहम्मद साजिद की सीटीआर निकलवाई जाती है तो उससे तो कोई सफलता मिलती नहीं है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है आमना की जब सीटीआर निकलवाई जाती है, तो उससे पता चलता है कि गांव का ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम सुमित यादव है। और सुमित यादव और आमना की घंटों घंटों बातचीत होती थी। अब पुलिस ने सस्पेक्ट के आधार पर, क्योंकि जो मेन आरोपी थे, जो प्रधान के परिवार वाले थे, वो तो लापता थे, गायब थे। उनको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, वो तो मिल नहीं रहे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने सोचा कि क्यों ना सुमित को ही धर दबोच लिया जाए, इससे ही बातचीत की जाए। शुरुआत में तो वो सही बात बताता नहीं है, इधर उधर घुमाता है। लेकिन जब दोनों के मोबाइल कब्जे में लिए जाते हैं और कब्जे में लेने के बाद जब उनकी रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, दरअसल ऑटो कॉल रिकॉर्ड लगा हुआ था, जब ये बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती थी। 16 फरवरी 2025 की रात को इस महिला की तरफ से कॉल किया जाता है, यानी कि सुमित यादव को कॉल करके बताया जाता है कि मैंने खाने में और चाय में इसको नशीला पदार्थ दे दिया है। इतनी तो उसमें रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद फिर वो अपने काम में लग जाता है और वो कह देती है कि वो खेतों की तरफ गया हुआ है। अब पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की, अपने हिसाब से पूछताछ की, सख्ती से जानने की कोशिश की कि पूरी कहानी शुरू में आप लोग बताओगे, क्योंकि पुलिस का एक तरीका होता है बातचीत करने का। जब ये सही से बात का जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस फिर दूसरा तरीका अपनाती है और दूसरे तरीके में फिर ये तोते की तरह बोलने लगते हैं और जो कहानी बताते हैं वो चौंकाने वाली कहानी होती है। दरअसल आमना अपने ससुराल वालों से बिल्कुल अलग रहती थी।
उनके घर में नहीं रहती थी, तन्हा रहती थी बिल्कुल। पति उसका दिल्ली में रहकर एक बेकरी में जो है मजदूरी कर रहा था, मजदूरी किया करता था। और यहाँ पर लगभग 10 महीने पुरानी बात है, इस घटना से 10 महीने पहले उसका जो टीवी होता है, टेलीविज़न, वो अचानक से खराब हो जाता है। और ये सुमित यादव जो है, दरअसल ये गाँव का ही एक व्यक्ति जो कि इलेक्ट्रीशियन होता है, उसे इलेक्ट्रीशियन के उसको जो है कॉल किया जाता है कि हमारी टीवी खराब हो गया है, क्या इसे ठीक कर दोगे? सुमित यादव कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं घर आता हूँ, उसे ठीक कर दूँगा। वो घर आता है और घर आने के बाद उस टीवी को ठीक कर देता है और यहीं से सुमित यादव की आमना से आँखें चार हो जाती हैं। दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है और ये इतने नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे के। फिर एक दूसरे से मिलने-जुलने लगते हैं। कोई रोक-टोक नहीं थी, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों से बिल्कुल अलग रहती थी और पति रहता था उसका दिल्ली में। ये सब ठीक-ठाक ऐसे चल रहा था, ना किसी को इस प्रेम कहानी के बारे में कोई जानकारी थी, ना कुछ खबर था। जब मन करता था सुमित यादव उसके घर पर आता था, उसके साथ वो जो भी अनैतिक रिश्ते थे उसको बनाया करता था और ऐसे ही चल रहा था। लगभग इस घटना से मतलब हत्याकांड के लगभग 1.5 महीने पहले जो साजिद होता है, वो दिल्ली से अपने घर आ जाता है और जैसे ही साजिद अपने घर पहुँचता है, तो सुमित यादव और साथ ही वो आमना, आपस में इन दोनों का मिलना-जुलना हो नहीं पा रहा था और इसी बात को देखते हुए दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी आमना ने प्लान किया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। ये रास्ते से हट जाएगा और हम दोनों शादी कर लेंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएँगे, जैसे अब जी रहे हैं। ठीक वैसे प्लानिंग करते हैं और 16 फरवरी 2025 की रात को जब खाना दिया जाता है साजिद को, उसमें नशीली गोली दी जाती है। जब चाय दी जाती है, उसमें भी नशीली गोली दी जाती है। तब तक उसको साजिद को अच्छे से नशा नहीं हुआ था। वो अपनी पत्नी आमना से कहता है कि मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ और मैं बस घूम-घाम के थोड़ी देर बाद जो है लौट आऊँगा। वो जो है जैसे वहाँ जाता है, उससे कुछ दूर उसके खेत हैं, वो जो है वहाँ पर पंप सेट है, वहाँ जाता है और उससे उस वक़्त ज़्यादा नशा हो जाता है और जैसे ही उसे नशा होता है तो वो उठने की स्थिति में नहीं था, आराम से वहीं नीचे सो जाता है ज़मीन पर। और यहाँ पर इस आमना की वजह से सुमित यादव को सूचना मिल जाती है, फ़ोन करके उसको बता देती है। सुमित यादव मौके पर पहुँच जाता है, एक लोहे की भारी-सी वस्तु होती है, रॉड जैसी चीज़ होती है, उससे उसके सर पर पूरी ताकत से मारता है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहले ही बार में उसकी जो है मौत हो जाती है, क्योंकि वो विरोध करने की स्थिति में तो था ही नहीं। नशे का उसको जो है पूरा असर हो रहा था। बरहे में यानी कि जो खेत की सिंचाई करने के लिए पंप सेट से नलकूप से जो नाला बनाया जाता है, नाली टाइप का, उसमें उसको डाल दिया जाता है और उसके बाद जो घास-फूस होती है आस-पास खेतों में जो सूखी घास होती है उनको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद जो है उसके ऊपर पूरा डाल देता है और पेट्रोल की मात्रा कुछ ज़्यादा ही डालकर उस पर आग लगा देता है और तब तक डालता रहता है जब तक कि उसका शरीर लगभग 95% से 98% जल नहीं जाता। सिर्फ़ उसका पैर का छोटा-सा हिस्सा बचता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर एक लाश जली थी, वो भी एक मानव की लाश। और 17 फरवरी 2025 को ये पता चल जाता है कि पुलिस इस घटनाक्रम का जब खुलासा करती है, तो गाँव वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। गाँव वालों को, आस-पास के जितने भी लोगों ने सुना, मीडिया वालों ने जब रिपोर्टिंग की, सबको ये लग रहा था कि प्रधान ने ही अपने रास्ते के कांटे को दूर किया, निकाल दिया, क्योंकि वो इस घटनाक्रम का गैंगरेप के मामले का मुख्य गवाह है। जब ये मामला हुआ है, यानी कि आमना और उसका जो प्रेमी है उसने साजिद की हत्या की है, तो पहले जो 4 महीने 10 दिन वाली जो कहानी है, उसमें को जो है कई तरह के झोल निकल के सामने आने लगे। सब के सब ऐसा कहने लगे कि शायद ये बात पूरी तरह से झूठी थी। अब झूठी थी या सच थी, ये तो खैर पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कोर्ट में जो चार्जशीट लगाई गई है, उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो उसने आमना ने अपने प्रेमी यानी कि सुमित यादव के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की, वो वाक़ई अपने आप में बहुत ही भयानक है, जिसको सोचकर भी एकदम सिहरन सी पैदा हो जाती है। और यकीन नहीं होता कि कोई महिला जिसने जन्मों तक साथ रहने, जीने-मरने की कसमें खाई थी और वो अपने पति को इस तरह से हत्या कैसे कर सकती है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद यानी कि 19 फरवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया, सलाखों के पीछे भेज दिया। शायद आगे की ज़िंदगी उनकी सलाखों के पीछे गुजरेगी, क्योंकि जो इन्होंने कत्ल किया है वो वाक़ई बहुत भयानक रूप में किया है, खौफ़नाक तरीके से किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।